ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है हमारे पास। ठीक है, इसको रिवाइज करते हैं क्या है बीएससी का टॉपिक। देखो, बायो जो वर्ड है ना, बायो बायो का मतलब हो गया कि हमारे पास बायोलॉजी सिस्टम। ठीक है, हमारी बायोलॉजी सिस्टम में इनऑर्गेनिक का मतलब यहाँ पे आप सीधी सीधी बात समझो क्या, किससे? मेटल से। मेटल से डील होगी यहाँ पे हमारी, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी क्या होगी? मेटल। क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बन। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन है, तो इनऑर्गेनिक का मतलब क्या रहेगा हमारे पास? मेटल। अगर आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल अगर आप पूरी स्टडी करते हो तो आपके पास मेटल है और नॉन मेटल है, समझ पा रहे? तो अगर मैं कह रहा हूँ कि जो आपके पास नॉन मेटल कैटेगरी चलेगी वो थोड़ी बहुत किस में चलेगी? ऑर्गेनिक में चलेगी। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक में बचा क्या? मेटल। तो मेटल की हमारी बायोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके पैरामीटर को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसी को बोलते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कि बायोलॉजी प्लस मेटल। अब मेटल हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? मे बी एस ब्लॉक के हों, पी ब्लॉक के हों और डी ब्लॉक के। ठीक है, ये कोई भी मेटल हमारे पास एस ब्लॉक के मेटल में, जैसे आपको पता है एस ब्लॉक का मेटल कौन है आपका? पता है एस ब्लॉक का मेटल? आपको पता है सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? एस ब्लॉक के। डी ब्लॉक की अगर आप बात करते हैं तो आर्सेनिक वगैरह वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। और डी ब्लॉक में तो आपके पास सारे के सारे मेटल हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक, सारे के सारे मेटल हैं। तो हमारे पास इन मेटल का हमारे बायोलॉजी में कैसे उसका इंपॉर्टेंस है उसकी स्टडी हम यहाँ पे करने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ आती है कि हमारी बॉडी में, जैसे आपको चीज़ पता है कि कैल्शियम सुना होगा आपने कि भाई कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम का यूज़ आपने सुना होगा कहाँ कहाँ होता है? कैल्शियम का यूज़ आपने सुना होगा कि टीवी में होता है, आपके दांतों में कैल्शियम है, आपकी जितनी भी बोन्स बन रही है, हड्डियाँ बन रही है, उसमें सारा किसका ही रोल है? कैल्शियम का। बोलते हैं ना कैल्शियम की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेनी चाहिए। तो मतलब कि कैल्शियम अपने आप में क्या है? मेटल है, और उस मेटल का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूज है। तो अब हम इसको डील करेंगे यहाँ पर कि हमारे बायोलॉजी में हमारी बॉडी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ उसकी कंसंट्रेशन, मेटल की कंसंट्रेशन, मतलब कि अगर हम बात करते हैं मेटल की, अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में मेटल होना चाहिए तो उसकी कंसंट्रेशन मतलब कि उसकी अमाउंट के हिसाब से मैं इस मेटल को क्या कर दूँगा, या फिर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कैटेगराइज कर दूँगा मेनली 4 पार्ट। ठीक है, इसमें नंबर फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास बल्क एलिमेंट्स। इसमें मेटल एज वेल एज हमारे पास नॉन मेटल भी अभी हमारे पास यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ मैं। तो उनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में, कंसंट्रेशन कहाँ पर? बॉडी में। कि उनकी कंसंट्रेशन कितनी है हमारी बॉडी में, उसके हिसाब से मैं इसको क्या कर देता हूँ? क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। पहला हमारे पास आएगा बल्क, नाम से पता चल रहा है बल्क का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। बल्क का मतलब क्या होता है? बल्क में होता है ना कि भाई बल्क में सामान लिया है, तो बल्क का मतलब है हमारे पास बहुत ज़्यादा। तो मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो हमारी बॉडी में हद से ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास है उसको क्या बोलेंगे? बल्क एलिमेंट। अब इसके अंदर कौन कौन आ सकते हैं? जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप CO2 रिलीज करें, मतलब कि कार्बन भी आपके पास कहीं ना कहीं आ रहा है थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट से। नाइट्रोजन का भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, हाइड्रोजन भी अच्छे खासे हमारे पास अमाउंट में रहते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास किसमें आएंगे? बल्क एलिमेंट में। ठीक है, याद रखना मेटल का क्लासिफिकेशन नहीं करा मैंने, यहाँ मैंने किसका मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों को मिक्स करके मैंने उसकी कंसंट्रेशन के बिहाफ पर मैंने उसका पैरामीटर करा है। क्लासिफिकेशन हमने मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों का मिक्स करके करा। ठीक है, तो बल्क में हमारे पास ये आ गया। दूसरा हमारे पास कौन आएगा? मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो नाम से पता चल रहा है, एक होता है मैक्रो और एक होता है हमारे पास माइक्रो। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो, दोनों में फर्क ये होता है। मैक्रो का मतलब होता है थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी में कम। इन दोनों में रिस्क करते हैं। बल्क से तो खैर ये आपस में मैच नहीं करते, बट अगर आप इन दोनों का आपस में रिलेशन देखोगे तो ये ज़्यादा होता है अमाउंट में, और माइक्रो क्या होता है? कम। माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना इसे, और एक होता है माइक्रो, बड़े स्तर पे देखना, और ये होता है बहुत ज़्यादा छोटे स्तर पे देखना। क्लियर है? तो मैक्रो एलिमेंट मतलब कि बल्क से तो कम, बल्क से थोड़े से कम रहेंगे, बट हाँ अभी जो हमारे एंटी कैटेगरी आएगी उससे ज़्यादा रहेंगे, तो उसको बोलेंगे माइक्रो एलिमेंट। अब ये कौन कौन से है? इसका वन ऑफ द बेस्ट, यही आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है हमारे पास किसका? सोडियम। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ज, ये के ऊपर पॉजिटिव, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Fe, ये सारे के सारे जितने भी आपके पास एलिमेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट, और ये मेटल है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ये मेटल हमारी बॉडी में मैक्रो कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ देखो सोडियम का। आपको नॉर्मल सी चीज़ पता है, कभी आप नॉर्मली में किसी का ना BP लो जाते हैं तो उसको एक चीज़ सजेस्ट की जाती है क्या, कि नमक का पानी लो, है ना। तो नमक के पानी में है क्या? एक तो हमारे पास Na है और दूसरा कौन है? Cl। तो अगर हमारी Na और Cl की कैटेगरी देखते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी में Na का कुछ ना कुछ रोल है बॉडी में।
अभी तो लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपको नमक का पानी पीना चाहिए, मतलब कि सोडियम का हमारी बॉडी में मतलब बीपी से कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो आप वहाँ से कुछ आइडिया लगा सकते हो कि सोडियम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी प्रकार पोटेशियम है हमारे पास, इन दोनों का रोल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आने वाला पेपर में आपके लिखे गए क्वेश्चन जिसको बोलते हैं आप सोडियम पोटेशियम। ये तो आपका 101% वाला क्वेश्चन है आपके HNP इस बार का, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। फिर हमारे पास आएगा कैल्शियम का इंपॉर्टेंस। कैल्शियम का आपको बताइए बहुत ज़्यादा टीथ में है, आपके दांतों में, और एज वेल एज अगर आपके कहीं ब्लडिंग हो जाती है ना, खून निकलता है, तो उसके अंदर जो क्लॉट मतलब कि जो थक्का बनता है ना खून का, जो एकदम से वो लाल हो जाता है, डार्क डार्क सा जम जाता है पपड़ी सी, वो पपड़ी जमने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कैल्शियम। ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। मैग्नीशियम भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा रोल तो प्ले करता है, बट उससे भी ज़्यादा पेड़ पौधों में ये क्लोरोफिल के रूप में हमारे पास आता है। क्लोरोफिल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है? मैग्नीशियम। क्लियर है। Fe पे आते हैं। Fe तो बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe का तो मामला आपके पास पूरी आपको पता ही है, ये क्वेश्चन इस श्रीदेश मेडिकल के एग्जाम में आता था, ब्लड के लिए उसमें नहीं आता था। सबसे पहले तो Fe का रोल हमारे पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन एज वेल एज मायोग्लोबिन, ये दो वर्ड है। हीमोग्लोबिन से तो आप वाकिफ हो, मायोग्लोबिन से आप लोग वाकिफ नहीं हो। हीमोग्लोबिन तो आपको पता है भाई खून है, लाल रंग का, पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है ना, बट उसका मेन रोल ये नहीं है कि वो ट्रैवल कर रहा है, उसका मेन रोल है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट लेके, ठीक है, ऑक्सीजन को अपने में बाइंड करके वो Fe जो है, Fe यहाँ पर ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी में क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। मायोग्लोबिन भी बताएंगे अभी क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि खून, बिना खून के तो इंसान समझ पा रहे कुछ नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक आपने बीमारी सुनी होगी एनीमिया, खून की कमी, उसको इंग्लिश में या साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एनीमिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपकी बॉडी में किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है, समझ पा रही है? इसमें आता है। तीसरी कैटेगरी हमारे पास जाती है माइक्रो नाम से पता चलता है थोड़ा कम क्वान्टिटी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? माइक्रो में आप कुछ नहीं, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि Fe वाले आइटम होंगे ना, उनके +3 चार्ज आते हैं, +3 कैल्शियम +3, Fe +3 है ना, Fe +3 आ जाओ, कैल्शियम +3 आ जाओ, ऐसे करके आप कुछ ना कुछ फिनोमिना बना दो। अगर आपको एट टाइम याद नहीं आ रहे तो किसी भी चार्ज पे +1 एक्स्ट्रा बढ़ा दो, जो नॉर्मल उसका रहता है ना, उससे प्लस एग्जिस्ट करवा दो, वो किस कैटेगरी में चल जाएगा? माइक्रो। लास्ट हमारे पास आता है ट्रेस एलिमेंट। देखो ट्रेस एलिमेंट का नाम से पता चल रहा है कि इनको क्या करना पड़ेगा? ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा लो अमाउंट है, बहुत ज़्यादा लो, ठीक है। इसके अंदर हम आपका फ्लोरीन नेगेटिव, आयोडीन सभी क्या इसमें आता है? फ्लोरीन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन का रोल इसमें अच्छा खासा रहता है इसमें ट्रेस एलिमेंट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट मेटल और नॉन मेटल की आप कैटेगराइज किस तरीके से आप कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गया। अब हमें ये पढ़ना है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Fe, इन सब का हमारे बायोलॉजिकल में यूज कैसा है, उनकी अक्रेंस कैसे हो रही है हमारी बॉडी में, उसको नीड को पूरी कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमें चीज़ें करनी है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज हम कवर कर रहे हैं वो है हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अभी हम 2 मिनट में देख लेंगे कि इसका क्या पैरामीटर है और क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, सोडियम, पोटेशियम, देखो सोडियम, पोटेशियम, देखो सोडियम पोटेशियम पंप की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी बॉडी में कि आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं। इसके बिना आपकी मतलब समझ लो जिंदगी है ही नहीं। जैसे बोलते हैं ना खून के बिना जिंदगी नहीं है, सेम फिनोमिना यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये काम कैसे करता है कि होता क्या है, क्या इसका फिनोमिना है, ये कहाँ से डेवलप हुआ, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। आपको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का आपका जो स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन आपको ऐसे करके ये आपको बनानी है। अगर आपके पास सोडियम पोटेशियम पंप आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एग्जिस्ट होता है सोडियम पोटेशियम पंप। देखो जी, ये आपका एक सेल मेम्ब्रेन है। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं आप? सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन में होता क्या है
कि आपकी बॉडी में इजीली ट्रैवल करने के लिए, मतलब कि एक इसका जो इधर वाला पार्ट है आप इसको क्या मानो एक्स्ट्रा सेलुलर, और इस वाले को मानो आप इंट्रा सेलुलर। ठीक है जी, इस वाले पार्ट को आपने एक्स्ट्रा मान लिया, इस वाले को इंट्रा, कोई सा मान लो, कोई इससे दिक्कत नहीं है, कोई सा भी इंट्रा, मतलब एक रिस्पेक्ट मान लेना कि भाई इससे इधर एक्स्ट्रा है या इससे इधर इंट्रा है। ठीक है, अब होता क्या है कि इस एक्स्ट्रा से इनर में जाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, जो फ्रीली पाथ के लिए अवेलेबल है, मतलब कि किसी को किसी कैरियर की जरूरत नहीं है, किसी के बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है, वो होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसेज ऐसी हैं जिनको किसी भी किसकी जरूरत नहीं है, किसी चैनल की जरूरत नहीं है, किसी पंप की जरूरत नहीं है, किसी रिपल्शन की जरूरत नहीं, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये आपकी इस सेल मेम्ब्रेन से अप एंड डाउन इजीली कर सकती है, क्रॉस ओवर कर सकती है, मतलब अंदर से बाहर ये बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इजीली मूवमेंट कर सकते हैं पहले। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली है, कहीं से भी कहीं से आप एंटर कर सकते हैं। जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है, ये जो आपको ये ऊपर इसका ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारे पास होता है वाटर हीटिंग। इसको क्या बोलते हैं, वाटर हीटिंग। क्या बोलते हैं, वाटर हीटर, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एक्वा फोबिक। और ये वाला जो आपको इसकी पूंछ दिख रही है, ये होता है वाटर लेवल, ये होता है वाटर लेवल। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक बैरिकेड्स लगा दूँ कि भाई पानी अंदर नहीं जा सकता, एक बैरिकेड लगा दिया तो क्या पानी अंदर चला जाएगा? भले ही मैंने उसके पीछे एक ऐसी लेयर लगा दी है कि वो क्या है, वाटर लविंग है, वो पानी को चाहती है कि भाई मेरे पास पानी पहुँचे, बट जब हमने पार्ट उसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो फोबिक लगा दिया तो क्या वो आएगा? नहीं आएगा। समझ पा रहे? तो इसीलिए पानी जो आप पीते हो नॉर्मल कि भाई वो तो एकदम डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका रोल ये है कि पानी को भी एक पाथ के लिए एक पाथ से गुजर के जाना पड़ेगा, उस सेल मेम्ब्रेन से फ्रीली ऐसे मोशन नहीं कर सकती पानी। समझ पा रहे? तो इस पानी के मोशन के लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एक रास्ता लेना पड़ेगा, हर एक जगह से पानी का फ्लो नहीं हो सकता। तो ये जो चैनल है, ये जो चैनल बना हुआ, ये जो चैनल है, इसी चैनल के थ्रू हमारे पास क्या जाता है, वाटर अंदर जाता है, और इसी चैनल के थ्रू हर एक जगह से वो नहीं जा सकता। क्लियर है? अब आते हैं, दो चीज़ें हमारे पास क्लियर होगी, वाटर सेल मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट्स क्लियर हो गए। अब हम ये देखेंगे कि ये पंप है। देखो जैसे हमारे पास कैल्शियम, जो भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल, जब वो पानी के लिए एक स्पेसिफाइड रास्ता बना रखा उसने उस सेल मेम्ब्रेन में पानी तक के लिए, जो आप इतना ज़्यादा यूज़ करते हो आपकी बॉडी के लिए, तो मुझे चीज़ बताओ, क्या जो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है ना, क्या ये ईजिली मोशन कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत? देखो पानी को ही नहीं जाने दे रहा, H2 न्यूट्रल है, कोई चार्ज वार्ज है नहीं ज़्यादा, डाइपोल तो है उसमें भले, बट क्या वो इजीली इन कैटाइंस और एनाइंस को अपने में से मोशन करने देगी? नहीं। तो इनके लिए पर्टिकुलर पाथ बने हुए इनके लिए भी, और इन्हीं पाथ को आप बोलते हैं पंप्स। क्या बोलते हैं? पंप्स। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा ये हमारा स्पेसिफाई है किसके लिए, सोडियम पोटेशियम पंप की। ठीक है, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया ये जानबूझ के बिल्कुल अच्छा बना रखा है जिससे आपको समझ में आए। इसमें आपको दो जगह दिख रही है खाली एक साइड, और तीन जगह दिख रही है आपको एक साइड। क्लियर है? और ये इसका फिनोमेना है, जब आपके तीन सोडियम, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, कि सोडियम हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है वहाँ पर सोडियम आपका क्या होता है, रिच, सोडियम रिच। यहाँ पे सोडियम की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है और नीचे सोडियम की कंसनट्रेशन लो होगी। और सिमिलरली यहाँ पर किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, पोटेशियम, किसकी, पोटेशियम की कंसनट्रेशन जो है हाई होगी। ठीक है, अब जो चीज़, अगर मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि भाई किसी का आपको बुखार चेक करना है, बुखार वाला फिनोमेना जो प्रकृति का नियम है वो ये है कि कोई भी चीज़ हाई से लो में जाती है, कोई भी चीज़ हाई से लो में जाती है, पानी का फ्लो हाई से लो में होगा। बुखार अगर किसी को हुआ तो आप उसका हाथ पकड़ोगे क्योंकि आप ठंडे हो तो टेम्परेचर उससे आपकी तरफ आएगा ना। तो इस फिनोमेना को तो हम प्रकृति का नियम बोलते हैं, बट इसके अगेंस्ट जो जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर है? जो इस प्रकृति के अपोजिट है वो कौन है, ऑस्मोसिस। मतलब कि अगर मुझे मान लो बुखार है और मैंने एक दूसरे भाई को कहा कि भाई मेरा बुखार चेक कर दिया और मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी मेरे अंदर आ गया, ये तो ऑस्मोसिस, ये तो ऑस्मोसिस है। सेम कंडीशन यहाँ पे है, जो ऑलरेडी चीज़ जाता है आप उसी की तरफ क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप की जो वर्किंग है ये डिपेंड किस पे करती है आपकी, ऑस्मोसिस। मतलब कि अगर सोडियम यहाँ ज़्यादा है ना, इसके बावजूद सोडियम यहाँ से कहाँ जाएगा, अगर पोटेशियम अंदर ज़्यादा है ना तो उसके बावजूद पोटेशियम बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो प्रकृति के नियम के उल्लंघन कर रहा है, तो इसलिए ये कौन सी प्रोसेस है, ऑस्मोसिस प्रोसेस को फॉलो करता है। ठीक है,
अब ये कैसे काम करता है, कितने सोडियम बाहर जाते हैं एक पंप में, कितने पोटेशियम अंदर आते हैं, इसके मैकेनिज्म ये कंटेंट डिसाइड करते हैं। क्या ये एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बना दिया या किसी को समझाने के लिए, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट वो इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, तो पढ़ने के लिए हमने बना दिया ऐसे। वरना आपकी वो अगर आप यूट्यूब पे कभी चेक करोगे सोडियम पोटेशियम पंप का लाइव अगर वो दिखाना चाहेंगे तो वो बहुत अजीब तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटीन चैन वगैरह से मिलकर बना होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई मैंने लोहे की रॉड लगा दी वहाँ अब वो ऐसे मैकेनिज्म कर रही, समझ पा रहे। जो इसके तीन गड्ढे हैं इस साइड जुड़ते हैं हमारे कौन, तीन सोडियम जो है यहाँ पे जुड़ना स्टार्ट होता है। जब ये तीन सोडियम जुड़ जाते हैं तो ये पंप ऐसे रोटेट ना होके ना ये एक कैंची की तरह बंद करता है, एक साइड खुलेगा तो दूसरी साइड बंद होगा, ये फिनोमेना, और दूसरी साइड खुलेगा तो एक साइड बंद होगा, ठीक है। तो अभी ये साइड खुला हुआ है, जब तीन सोडियम हमारे अटैच हो गए इसके बाद होता क्या है कि इसकी जो ये वाली साइड खुली हुई है ये अब ये वाली साइड ओपन करेगा, और जब ये वाली साइड ओपन करेगा तो ये तीन सोडियम कहाँ फेंकेगा अपने, क्लियर है। ये तीन सोडियम कहाँ फेंकेगा बाहर, यहाँ से पोटेशियम आएंगे, वो पोटेशियम कहाँ अटैच होंगे इनके साथ, एक दो गड्ढों में। तो रेशियो देख लो क्या है, तीन सोडियम बाहर दो पोटेशियम अंदर। एक पंप का साइकिल, एक पंप जो हमारे पास वर्क कर रहा है, जो एक पंप हमारे पास वर्क कर रहा है वो कर रहा है कि तीन सोडियम हमारे पास आउट जा रहे हैं आउटसाइड, और दो आपके पोटेशियम कहाँ जा रहे हैं इनसाइड। ये इंपॉर्टेंट है, 3:2 का रेशियो होता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप के एक साइकिल में, ठीक है। अब जो हमारे पास ये पंप है, अब इसको ऐसे जो काम कर रहा है ऐसे आगे पीछे, कोई भी बंदा बिना किसी काम के तो वर्क करता है, या उसे पैसा दो या उसे डालो, ये तो चाहिए। अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एनर्जी, क्या चाहिए इसे, इस पंप के लिए कहाँ से चाहिए हमें एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट चाहिए ना। अगर कोई पंप है तो पंप तो वर्क करने के लिए क्या चाहिए उसे, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पर एक फिनोमेना आता है आपका जिसको आप बोलते हो ATP to ATP और ATP to ATP। यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ ATP, P का मतलब होता है यहाँ पे ट्राई, A और P तो कॉमन ही है, A और P तो कॉमन है, फर्क कहाँ रहा सिर्फ P और D में। तो T का मतलब हो गया ट्राई और D का मतलब हो गया डाई। इसको बोलते हैं एडेनिन ट्राइफॉस्फेट और इसको बोलते हैं एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई भी बॉन्ड बनता है, कोई बॉन्ड बन रहा है तो उस बॉन्ड को बनने में वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। कोई अगर बॉन्ड बनता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा या अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जिसको आप उस तरीके से समझ सकते हो कि एक लड़का है जो नॉर्मल लड़कों में कैटेगरी होती है, बच्चे जो शादी से पहले तक वो बिल्कुल वो क्या रहता है, शादी से पहले तक वो क्या रहता है, विरान रहता है ना, हर एक चीज़ है, हर एक ही चीज़ है। बट शादी के बाद क्या चाहिए, हाँ, और शादी के बाद क्या चाहिए होता है एक स्टेबिलिटी आती है ना, अगर कोई अच्छे करता है उसके बाद में हमने सुधरता है हमारे, हाँ। तो उस फिनोमेना में आप एक स्टेबिलिटी, आपकी एक बॉन्ड बना और बॉन्ड बनने के बाद आप क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास जब ADP से ATP बनेगा, मतलब कि डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, तो उस बॉन्ड के बनने में क्या होगा, मान लो वो बॉन्ड पहले यहाँ था, अब वो बॉन्ड जब बना तो वो इस पोजीशन पर आया, तो जो इतनी एनर्जी रिलीज हुई ना, ये एनर्जी क्या यूज होगी, इस पंप के काम करने में। बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी रिलीज का ही वर्क क्या हुआ, इस पंप को वर्क करने में फंक्शन हो रहा है। तो ADP to ATP यहाँ पे एक वर्किंग होती है जिससे ये सोडियम पोटेशियम पंप हमारा कंप्लीटली वर्क करता है। एक साइकिल में ये 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। सोडियम पोटेशियम पंप फॉलो क्या करता है, ऑस्मोसिस। ये हमारी एक कैटेगरी थी, ये इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में आया, 5 नंबर में उसमें क्वेश्चन गारंटी के साथ 15 में आएगा एक, बट साथ में 2 क्वेश्चन के साथ ऐड करके आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में था। अब हमारे पास हीमोग्लोबिन रह गया, मायोग्लोबिन रह गया, और हमारे पास उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आयरन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, वो हम इसको कंप्लीट कर देंगे।